हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि हाई वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को जनरेट करता है या फिर हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करता है। अभी हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल का क्या काम? तो अगर हम लोग देखें, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है। जब हम लोग न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करेंगे या फिर जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो प्रोसेस का नाम होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में हम लोग बेसिकली करते क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस पे हम लोग एक हाई वेलोसिटी का पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं। मतलब एक हाई वेलोसिटी का जो पार्टिकल है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस से जाके कर जाता है कोलाइड, जिसके वजह से वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। और जब वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। और वो जो एनर्जी होती है वो एकदम एक्सट्रीम अमाउंट में होती है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, एक हाई वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल जाके कर जाता है बम्बार्ड एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। जब ये हाई वेलोसिटी का पार्टिकल जब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस के साथ जाके हीट कर जाता है तो उसके बाद ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। जब वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उसके साथ साथ वो दो और न्यूट्रॉन भी एमिट करता है। और वो जो न्यूट्रॉन होते हैं आगे के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उससे जाके कर जाते हैं बम्बार्ड, और वो जो आगे के जो एलिमेंट होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं और ऐसा प्रोसेस होते रहता है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। तो जब हम लोग न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करेंगे या फिर जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो तभी हम लोग ये प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये हाई वेलोसिटी का जो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा है। हाई वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस के साथ जाके कर जा रहा है बम्बार्ड, जिसके वजह से जो मटेरियल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। तो ये हाई वेलोसिटी का जो चार्ज पार्टिकल जो क्रिएट होता है वो ये साइक्लोट्रॉन की वजह से होता है। तो जो साइक्लोट्रॉन है वो हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करता है। अभी अगर हम लोग देखें जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस है, अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। और हमें मालूम है न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने अमाउंट में एनर्जी जनरेट करता है। तो ऑब्वियसली जो साइक्लोट्रॉन है यूज़ होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में या फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। तो जो साइक्लोट्रॉन है हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो साइक्लोट्रॉन है वो दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन के डिटेल में, साइक्लोट्रॉन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और साइक्लोट्रॉन के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम लोग देखें, साइक्लोट्रॉन दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे कि हमें मालूम है जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कवर करता है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है और चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर है, ये हमने डिस्कस किया है। अगर चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है तो उस केस में चार्ज पे लगता है फोर्स। कंसिडर कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और वो जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो उस केस में चार्ज पे लगता है फोर्स और वो जो फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर हम लोग देखिए जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमें मालूम है अगर कोई भी पार्टिकल है जिसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या फिर कोई भी एक बॉडी है जिसकी एक वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट करे तो जो पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन कवर करता है। ये हमने देखा है, हमने डिस्कस किया है जब हम पढ़ रहे थे चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कवर्ड सर्कुलर मोशन एंड हेलिकल मोशन। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन भी कवर करता है और हेलिकल मोशन भी कवर करता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है जिसके वजह से जो चार्ज पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन कवर करता है। तो जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कवर करता है। अगर चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करना हो या फिर डी एक्सेलरेट करना हो, मतलब चार्ज पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से जो चार्ज पार्टिकल है उसके एक्सेलरेशन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कवर करता है। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कवर करता है और वो चार्ज पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन अगर हमें इंक्रीज करना हो या फिर डिक्रीज करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से वो चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल के ऊपर साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड है।
अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। इससे पहले और एक बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना। जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करता है तो वो सर्कुलर पाथ के साथ एसोसिएटेड वो चार्ज पार्टिकल का होगा टाइम पीरियड, फिर वो चार्ज पार्टिकल का होगा रेडियस। मतलब जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करेगा तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होगा तो और रेडियस होगा, तो जो टाइम पीरियड होगा वो बराबर में होगा 2πm/क्यूबी। मतलब जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करेगा तो जो सर्कुलर पाथ का जो टाइम पीरियड होगा वो बराबर में होगा 2πm, यहाँ पर चार्ज का मास और ये क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड, और ये जो बी है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली वो जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा बराबर में होगा mv/क्यूबी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो m है वो इंडिकेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल का मास, और जो v है वो इंडिकेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, q इंडिकेट कर रहा है चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो b है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो रेडियस जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में कवर मोशन कर रहा है या फिर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा। मतलब वो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो भी डिक्रीज करेगा। तो ये हमें रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन बेसिकली कैसा होता है, तो जैसे कि मैंने बोला जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कवर करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूज होगा मैग्नेट। तो दो मैग्नेट यूज किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन है ये। तो दो मैग्नेट यूज किया जाता है, नॉर्थ पोल मैग्नेट और साउथ पोल मैग्नेट। मतलब एक मैग्नेट नॉर्थ पोल का होता है और जो दूसरा मैग्नेट होता है वो साउथ पोल का होता है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से, एंड होती है साउथ पोल पर। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डिस्क रखी होती है, और वो जो डिस्क होती है वो अंदर से हॉलो होती है। मतलब वो जो डिस्क का जो वॉल्यूम होता है वो मासलेस होता है। मतलब वो जो डिस्क का जो वॉल्यूम होता है वो अंदर से एम्प्टी होता है। तो हॉलो डिस्क रखी होती है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ये जो डिस्क रखी होती है, जो डिस्क है इसको हम लोग इवैक्यूएटेड चेंबर या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम चेंबर में हम लोग ये डिस्क को रखते हैं। बेसिकली ये डिस्क को हम लोग वैक्यूम चेंबर में इसलिए रखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है जो कि डिस्क के अंदर एक्सेलरेट करेगा या फिर सर्कुलर मोशन कवर करेगा, वो कोई एयर पार्टिकल के साथ जाके कोलाइड ना कर जाए। अगर वो एयर पार्टिकल के साथ अगर कोलाइड कर जाएगा तो वो अपना जो एक्सेलरेशन होगा उसको कंटिन्यूसली लूज करते जाएगा। तो जितना भी जो एयर पार्टिकल होता है चेंबर में से उसको निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वैक्यूम चेंबर बन जाता है। वैक्यूम चेंबर में कोई एयर पार्टिकल नहीं होता है, जिसके वजह से जो चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कोई एयर पार्टिकल से कोलाइड नहीं करता है। तो ये डिस्क के अंदर ये जो जैसे कि मैंने बोला है ये जो डिस्क है हॉलो डिस्क, ये डिस्क के अंदर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है ये डिस्क के अंदर। और ये जो डिस्क है इसको हम लोग डिस्क भी बोलते हैं। अगर हम लोग देखें जो पूरी तरीके से डिस्क नहीं है, ये सेमी डिस्क है। अगर हम लोग देखें सेमी डिस्क है, आधी डिस्क है। तो ये जो डिस्क है वो कुछ इस तरीके की होगी। ये जो डिस्क है इसको हम लोग डिस्क भी बोलते हैं, DEES, इसको हम लोग डिस्क भी बोलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये है D1D और ये है D2D। और ये जो डिस्क के अंदर हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर है वॉल्यूम, ये है डिस्क का वॉल्यूम जो कि हॉलो है अंदर से। तो ये वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट करता है कंटिन्यूसली। अभी हम लोग ये जो डिस्क होती है डिस्क के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम, अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर हम लोग जो चार्ज जो एक्सेलरेट करवाएंगे वो होगा पॉजिटिव चार्ज। और हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, मगर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है नेगेटिव चार्ज की तरह। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली वेरी करते जाते हैं, मतलब कंटिन्यूसली चेंज होते जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहला अगर डिस्कस करें जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग हाई वोल्टेज सोर्स के थ्रू क्रिएट करते हैं। और वो जो हाई वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के वजह से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल जो D1D होगी वो हायर पोटेंशियल पे होगी और जो D2D होगी वो लोअर पोटेंशियल पे होगी। और ये है चार्ज पार्टिकल, D1D पॉजिटिव पोटेंशियल पे, D2D
लोअर पोटेंशियल पे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो D1D से D2D की तरफ होगा, मतलब कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके के पाथ में मूव करेगा, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो D1D से D2D की तरफ ट्रैवल करेगा और उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ क्यों होगा? क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी है, और हमें मालूम है कि जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कवर करता है। तो जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके का पाथ कवर करेगा। फिर बेसिकली होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ पर अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम लोग डीसी पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूज़ करते हैं, तो D1D हमेशा के लिए हायर पोटेंशियल पे होती है और D2D हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती। तो बेसिकली होता क्या, जो चार्ज पार्टिकल है D1D से D2D की तरफ आ जाता, मगर D2D से D1D की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज नहीं ट्रैवल कर पाता, ना ही फ्लो कर पाता। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमें चेंज करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हम लोग ऑसिलेटर के थ्रू चेंज करते हैं, जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम बेसिकली होगा क्या, ये जो D2D है वो हायर पोटेंशियल पे आ जाएंगी और जो D1D है वो लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगी। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था D1D पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो हम लोग जस्ट फॉर द एग्जांपल मान लेते हैं D1D हायर पोटेंशियल पे, D2D लोअर पोटेंशियल पे, जिसके वजह से जो चार्ज पार्टिकल होगा कुछ इस तरीके का सर्कुलर पाथ कवर करेगा और D1D से D2D की तरफ आएगा। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी ऑसिलेटर की, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो D2D है वो हायर पोटेंशियल पे आ जाएंगी और जो D1D है वो लोअर पोटेंशियल पे आ जाएंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। तो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल होगा कुछ इस तरीके के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और जो चार्ज पार्टिकल होगा D2D से D1D की तरफ आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल होगा सर्कुलर पाथ कवर करेगा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। और अगर हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या, चार्ज पार्टिकल D1D से D2D की तरफ चले जाता या फिर D2D से D1D की तरफ चले जाता, मगर चार्ज पार्टिकल पूरा एंटायर 360 डिग्री का जो सर्कुलर मोशन है उसको कवर नहीं कर पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमें अपोजिट करना होगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम लोग अपोजिट कर देंगे, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ पूरा एंटायर 360 डिग्री का सर्कुलर पाथ कवर कर पाएंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब चार्ज पार्टिकल D1D से D2D की तरफ जाएगा, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं v। सिमिलरली जब चार्ज पार्टिकल D2D से जब D1D की तरफ फिर से आएगा, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएंगी, वो v1 हो जाएंगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होगा D1D से D2D की तरफ आएगा, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएंगी, मान लेते हैं v2 है, v2 वेलोसिटी हो जाएंगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है अगेन D2D से D1D की तरफ आएगा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v3 हो जाएंगी। सिमिलरली जब चार्ज पार्टिकल D1D से D2D की तरफ आएगा, तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएंगी। मतलब हर एक सर्कुलर मोशन में जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करते जाएंगी। अब चार्ज पार्टिकल D1D से D2D की तरफ आएगा तो वेलोसिटी v है, तो जब D2D से D1D की तरफ आएगा तो उस केस में वेलोसिटी v1 हो जाएंगी। सिमिलरली जब D1D से D2D की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी v2 हो जाएंगी। मतलब जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगी। अगर चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज करते जाए कंटिन्यूसली, हमने ये इक्वेशन देखा था, अगर पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज करते जाती है, तो जो चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के साथ जो एसोसिएटेड जो रेडियस होगा वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करने लगेगा। तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करने लगेगा, तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा कुछ इस तरीके का सर्कुलर मोशन कवर करेगा, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है, जिसके वजह से रेडियस भी इंक्रीज करेगा और जो चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होगा वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगा। वो सर्कुलर मोशन का जो सरकमफेरेंस होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होगा डीज के सरकमफेरेंस के एकदम क्लोज होगा। जो डीज का जो सरकमफेरेंस है उसके क्लोज में चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा। फिर उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि वो जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ये एक छोटे से होल के थ्रू, और ये जो चार्ज पार्टिकल होगा वो हाई वेलोसिटी के साथ बाहर आ जाएगा और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से जाके कर जाएगा बम्बार्ड, और वो जो पार्टिकल होगा दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगे, और जो साइक्लोट्रॉन है कुछ इसी तरीके से हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करता है।
तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि जो चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होगा और डी के सरकमफेरेंस के एकदम क्लोज होगा। तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल जो रेडियस बनाएगा, चार्ज पार्टिकल जो रेडियस बनाएगा, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करेगा और वो सर्कुलर मोशन डी के सरकमफेरेंस के एकदम क्लोज होगा, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल जो रेडियस बनाएगा वो रेडियस को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन रेडियस। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइम पीरियड के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। टाइम पीरियड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है। अगर एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लगाता है तो उस केस में टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, और एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए अगर टाइम कम लगाता है तो जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा। तो जो टाइम पीरियड है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सर्कुलर मोशन बाय चार्ज पार्टिकल, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। मगर साइक्लोट्रॉन के केस में जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि चार्ज पार्टिकल एक सेकंड में कितने सर्कुलर पाथ या फिर एक सेकंड में कितना सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है। एक सेकंड में अगर ज़्यादा सर्कुलर मोशन कवर करता है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और एक सेकंड में अगर सर्कुलर मोशन कम कवर करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड से। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, टाइम पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। टाइम पीरियड ज़्यादा, इसका मतलब क्या कि पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लेगा। तो टाइम, अगर एक सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए टाइम अगर ज़्यादा लेता है तो एक सेकंड में जो सर्कुलर मोशन कवर करेगा वो कम से कम होगा। तो अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड कम होगा, इसका मतलब क्या कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए कम टाइम लेगा। अगर कम टाइम लेता है तो एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलर मोशन कवर कर सकता है चार्ज पार्टिकल। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के साथ। मगर अगर हम लोग साइक्लोट्रॉन के टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो जो साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टाइम पीरियड के वजह से हमें यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कांस्टेंट टाइम पीरियड का मतलब क्या कि ये वाला जो सर्कुलर मोशन, अगर हम लोग देखें ये वाला सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा चार्ज पार्टिकल को, ये वाला सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। मतलब जितना भी सर्कुलर मोशन, जितना भी पॉसिबल सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कांस्टेंट टाइम होगा। मतलब ये वाला सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए भी सेम टाइम लगेगा, ये वाला सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए भी सेम टाइम लगेगा। सिमिलरली ये वाला जो सर्कुलर मोशन होगा जो कि डिस्क के सरकमफेरेंस के एकदम क्लोज होगा, ये वाले सर्कुलर मोशन के लिए भी जो टाइम पीरियड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। यहाँ पर टाइम पीरियड कांस्टेंट होने की वजह से जो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें बार बार चेंज नहीं करना होता है। इसका मतलब जिस रेट से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वेरी करता है, जिस रेट से ये D1 D2 का D1D और जो D2 D का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो वेरी करेगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि जिस रेट से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वेरी करता है D1D और D2D का, वो भी होता है कांस्टेंट। तो जो साइक्लोट्रॉन है उसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। टाइम पीरियड कांस्टेंट होने की वजह से ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें चेंज नहीं करनी पड़ती है। ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी होती है कांस्टेंट। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जब ये चार्ज पार्टिकल ये डी से बाहर आ जाएगा, फिर ये डी से इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा चार्ज पार्टिकल को, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्योंकि चार्ज पार्टिकल के साथ हाई वेलोसिटी है, तो ये हाई वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब जो रेडियस का जो हमने जो इक्वेशन देखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। R = mv/qb, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस, और वो जो रेडियस है वो साइक्लोट्रॉन रेडियस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेडियस के लिए इक्वेशन है mv/qb, तो यहाँ पर हम लोग v के लिए एक रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि जो v का जो रिलेशन होगा आगे हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो v का जो रिलेशन है वो होगा R⁻⁴m। तो और काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है ½ mv²। तो जो v है इसको हम लोग v² की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा R² Q² B² m²। डिनोमिनेटर में 2 m है, न्यूमरेटर में 1 m है, तो 1 m चले जाएगा, न्यूमरेटर से 1 m चले जाएगा। अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में 1 m बचेगा, तो हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन ½ R² Q² B² m। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी वो हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के साथ, वो डिपेंड करेगी कि चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है उसका रेडियस कितना है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज पार्टिकल के मास के साथ।
अगर चार्ज पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर एक्सट्रीमली हाई है, मतलब लाइट के बराबर में अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो उस केस में हम लोग कंसिडर करते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। यहाँ पर जो लॉरेंट्ज फैक्टर है हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग लॉरेंट्ज फैक्टर के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो साइक्लोट्रॉन है हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है।